नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और वीकेंड पे जो खबर निकल करके आई ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर के, उसके चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में दबाव देखने को मिला और उसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। और आज का जो इंट्राडे लो था वो 22,263 का देखने को मिला है। 22,351 ये मौजूदा स्तर है। तो निचले स्तरों से करीब करीब 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी के अंदर आई है, लेकिन अभी भी 0.25% से ज़्यादा की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो खाली निफ्टी की बात करें तो 50 में से 43 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं। महज 7 शेयरों में इस समय बढ़त देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें पूरी एनएससी की तो 1975 शेयरों में गिरावट है और महज 479 शेयर ऐसे हैं जहां कि हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति इस समय बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। हमारा जो इस बार का स्टॉक सेंट्रल था उसमें जब हमने ये बात, हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये बात कही थी कि बाजार में जो है एक बबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए। बहुत सारे हमारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आई और उन्होंने कहा कि किसी को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन देखिए बाजार जो है अपनी दिशा खुद तय कर लेता है। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी आपको लगातार जो है ये चेताया हुआ है कि बाजार में अब थोड़ा सा जो है कॉशियस अप्रोच के साथ आगे कामकाज करना चाहिए, चुनिंदा शेयरों में, अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले आप उनको रूबरू कराते हैं, बाजार में ऐसा कुछ एक्शन है नहीं। हालांकि आपको बता दें कि आज अच्छी रैली देखने को मिल रही है मेटल पैक के अंदर, तेल गैस शेयरों के अंदर, और इसके अलावा सभी सेक्टर इंडाइसेस जो है वो दबाव में कामकाज कर रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए इस बाजार में और क्या ये गिरावट और गहरा सकती है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते जब हम लोग मिले थे तो आपने इस बात का इंडिकेशन दिए थे कि थोड़ा सा बाजार में जो है अब सतर्क रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आज की जो गिरावट है, क्या इससे कोई पैनिक आता हुआ भविष्य में देख रहे हैं, या आपको लगता है कि एक तरफा रैली थी, थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता है? और ख़ास तौर से अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखने को मिल रही है उसको देखते हुए, पहले रूस यूक्रेन और उसके बाद से अब इजराइल और के बीच में, ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या ये एस्केलेट होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं? आपको लगता है कि जो बड़े मुल्क हैं वो मैनेज कर लेंगे, शांति बरकरार हो जाएगी? देखिए, जब भी कोई पार्टी की शुरुआत होती है या कुछ ऐसा होता है तो पहले ढोल बजता है। ढोल बजता है तो दो चार 10 लोग इकट्ठा ही हो जाते हैं ये देखने के लिए, सुनने के लिए। विपुल जी, सही समय पर सही चीजें करना बहुत जरूरी है। आपकी टाई का कलर आज ये बता रहा है कि मार्केट बेयरिश है और आगे अभी बेयरिश थोड़ा सा रहेगा। मैंने थोड़ा सा रेड कम पहना है, इसका मतलब है कि चुनिंदा शेयरों में आप बने रहिए, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और जो ढोल बजा रहे हैं, जो आप चैनल्स देख रहे हैं, बंद कर दीजिए सारे चैनल को देखना। कल शाम से मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था जितना इजराइल और ईरान में युद्ध नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो युद्ध हमारे मीडिया चैनल्स वाले यही करा देंगे और बम ही डाल देंगे। उससे ज्यादा निफ्टी में इम्पैक्ट आया, बाकी मार्केट में तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। सो गलत अफवाहों से बचें और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक ले रखें। लल्लू पंजू स्टॉक अगर ले रखें तो डरने की जरूरत है। अब यहां पर क्या स्टॉक आप गिरेगा, क्या बढ़ जाएगा? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आज आप पावर काउंटर की आपने बात करी। आप सर यहां पर देखिए, निफ्टी में अगर आपको याद हो लास्ट वीक जब आया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो में जिन स्टॉक्स में 10% का मुनाफा आ रहा है उन स्टॉक से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा आपको बाय करने का। कितने पे? 5% मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर 5 से 6% आ जाए तो सुपर। और अगर उतना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नई राह पर चलेंगे, नए स्टॉक लेंगे, चुन चुन के स्टॉक को फॉलो करेंगे। और लेकिन इस सब में पैनिक की सिचुएशन जरूरत नहीं है। और जो जितना ढोल सुनते हैं ना, जितना तेज बजता है, पास जाके देखिए तो तमाशा उतना ही बेकार सा कभी कदार नजर आता है। अब इसराइल और आपने ईरान की बात करी, दोनों की जरूरी है बात करना, क्योंकि लोग इस समय उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े मैं भी कल एक पैनल पे बैठा हुआ था। इतने बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी कि मैं भी डर गया कि कल क्या मार्केट सब सच में इतना बड़ा करेक्शन आ जाएगा कि कल ही 18,000 का लेवल निफ्टी दे देगा। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मार्केट को समझना जरूरी है। और इस युद्ध से एक चीज होगी। पहली बात, युद्ध ने किसी का भला नहीं किया। आपके सामने रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल है। रशिया आज बहुत बुरी स्थिति में है, सपोर्ट की जरूरत है। अब आ जाते हैं भारत पे। भारत के रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल हम जिनसे परचेज करते हैं वो रशिया है।
ईरान तेल देता है लेकिन चाइना को ज्यादा देता है, उसकी पॉलिसीज यूएस के हिसाब से ज्यादा है, तो हमें पेन लेने की क्या जरूरत है। अब पाकिस्तान युद्ध करे तो पाकिस्तान अगर अब वहां की इकोनॉमी खराब हो रही तो इंडिया सिर्फ उसको सांत्वना ही दे सकता है, बाकी थोड़ा बहुत कुछ मदद कर सकता है। वही हालात कुछ है कि इस समय जो सबसे ज्यादा पेन होना चाहिए वो यूएस के होना चाहिए, चाइना को होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर चाइना तेल परचेज करता है। दूसरी तरफ ये बेसिक नंबर कहीं आपको गूगल पर नहीं मिलेंगे, डोंट वरी, ना कोई आपको वक्ता यहाँ पर ये बताते हुए मिलेगा, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि इम्पैक्ट क्या होगा। यूएस के मार्केट ऑलरेडी हमें दिखा चुके हैं। भारत में जो है वो फेस्टिवल सीजन चल रहा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। क्यों मैं फेस्टिवल कह रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन है, 19 से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, रोज इलेक्शंस को फॉलो करेंगे, मार्केट में उतार और चढ़ाव दिखेगा, लेकिन बड़ी गिरावट के कोई संकेत नहीं। 10% मार्केट करेक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया, 12% करेक्ट हो जाए तो समझिए कि लॉटरी लग गई स्टॉक को बाय करने की। अब रिटर्न कितना मिलेगा इलेक्शन तक देखते हैं, तो 20-25% के रिटर्न पे अगर बैठने वाले हो तो ये सब क्या फर्क पड़ने वाला है, और इतना कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं। मुझे ऐसा लगता है ओवर जो है वो न्यूज का इम्पैक्ट है। कम देखिए, कम समझिए, कम सुनिए, लेकिन अपना डटे रहिए। डटे रहिए बाजार के अंदर, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। जहां पर आपको मुनाफा मिल रहा है ठीक ठाक, तो एक बार के लिए आधा मुनाफा बुक कर लें या पूरा मुनाफा बुक कर लें, नीचे फिर मौका मिलेगा फिर एंट्री कर लें। ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। राम रतन जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे आज के पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। राम रतन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं राम रतन जी? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही आप बढ़िया रहिए सर। आप लोगों के सर इस प्रोग्राम से सर बहुत हेल्प मिलता है सर, और अरे सर, हमेशा और आगे देखने की इच्छा जागृत होती है सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप हमारे दर्शक हैं आज के, और शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो उम्मीद करते हैं कार्यक्रम का समापन भी और शानदार होगा। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल जी जी, कहाँ से बोल रहे सर। हैं? मेरे पास, मैं ये जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, क्या प्रश्न क्या है आपका? सर हमारे पास आरबीजेड ज्वेलर्स के 150.35 पैसे पे 170 शेयर्स हैं सर। अच्छा, किस रूप के क्या भाव में बताया आपने? 150 के भाव? 150 रुपये 35 पैसे। अच्छा अच्छा, आज तो काफी गिरावट है सर यहाँ पर। कितने समय होल्ड हाँ कर सर, सकते हैं आज वैसे? तो सर ये वैसा कुछ सोचे ही नहीं है। 5-7 साल भी होल्ड कर सकते हैं, जितनी बोलिएगा आपको सलाह। अगर पॉजिटिव रहा तो मैं 5-10 साल भी होल्ड कर सकता हूँ, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर रवि जी की क्या राय है। आज हालांकि इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है सेंको ज्वेलर्स, वहाँ पर Q4 के जो नंबर्स आए काफ़ी इंकरेजिंग हैं। अभी हम बढ़ेंगे स्टॉक्स में, उसको डिस्कस भी करेंगे। वहाँ काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर दबाव है। पिछले 5 दिनों में करीब 10% का करेक्शन देखने को मिला है, और अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में मात्र 1-2% के आसपास की रैली रही है। सर आज 5% नीचे है, क्या सलाह रहेगी? काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। हालांकि ये अच्छी बात है कि इनकी खरीद से ज़्यादा दूर नहीं है। 150 पे इन्होंने लिया है। आज की 5% की गिरावट के बावजूद 151-152 का लेवल बना हुआ है। आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, आपने बताया मुझे 151 रुपए 35 पैसे की खरीद है, 151 रुपए 75 पैसे चल रहा है, और अभी इस स्टॉक में गिरावट के ही संकेत हैं ज्यादा। अभी 5 साल 10 साल भी खरीदना हो, रखना हो, तो सर ये वो स्टॉक नहीं है। मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं आपसे। ये स्टॉक इसलिए नहीं है क्योंकि इतने बड़े फंडामेंटल नहीं है कि मुझे 10 साल तक मैं कहूं कि आप इसको रखिए। रखना है तो 10 साल की दमदार कंपनी को रखिए। फिलहाल इस स्टॉक से कर जाइए एग्जिट। अब आपको आज चूंकि 5% एक गिरा हुआ है, और इसी जगह पे एक 5% और एक शेयर गिरा हुआ है, जिसे कि आज शायद हो सकता है परचेस करने की राय लोग ना दे रहे हो, लेकिन आप यहां पर अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, और इन लेवल्स पर आपको थोड़ा सा अग्रेशन दिखाई देगा। वो है एनसीसी। इस समय अगर मैं देखता हूं तो एनसीसी यहां पर थोड़ा सा अच्छा, सॉरी एनबीसीसी इस समय थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 127 रुपए पे 5% गिरने के बाद 127 रुपए 10 पैसे पे ये अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है। तो सर सलाह ये होगी कि आप यहां पर बदल लीजिए। गिरता ही काउंटर में गिरता ही स्टॉक उठवा रहा हूं, लेकिन इसको अगर 5-10 साल रख लेंगे ना तो ये मल्टी बैगर बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बन पाएगा। एग्जिट कर लीजिए। निकल जाइए सर, आप बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है, तो आपके लिए निकल जाने की ही सलाह रहेगी। तो ब्रेक इवन पे है, निकल जाइए, और एनबीसीसी में आज जो गिरावट है उस गिरावट का फ़ायदा उठाइए, और वहाँ पर आप एंट्री करते हैं और लंबी अवधि तक रुकते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे।
दीप्ति भारद्वाज जी ने कम से कम 50 बार अपना प्रश्न पूछा है। दीप्ति जी, आपको एक बार भी पूछेंगी तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन आपका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर को मेरा राधे राधे। राधे राधे आपको भी। दो सवाल हैं, दोनों ही ऐसे शेयर हैं जो कि अक्सर चर्चाओं में हम डेली डिस्कशन में ला रहे हैं। एक है रेलवे का IRFC, जो कि इनके पास 148.79 के भाव पर लिया हुआ है, और दूसरा है इनके पास NHPC, जो कि उन्हें 97.42 के भाव पर लिया हुआ है। अब कह रही हैं क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, अभी मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए। IRFC की अगर बात करें तो अभी 140 के आसपास अब ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको 8-9 रुपये का वहाँ पर नुकसान हो रहा है। NHPC की बात करें तो यहाँ पर भी आज ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल रहा है, 2-2.5% नीचे है, 90 के आसपास। यहाँ पर भी 7 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। इन दोनों पे ही काफ़ी सारे सवाल आते हैं। सर, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, सलाह तो इसमें बड़ी कॉमन सी है, और मैं यही कहूंगा आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और फंडामेंटल स्टॉक कौन से अच्छे हैं जिनमें कि अग्रेशन बना हुआ है। पहले आपने IRFC की बात कर ली। देखिए, IRFC को हम लोग प्रॉफिट पहले भी कई बार बुक करने की राय दे चुका हूं, और ये साफ साफ बताया हुआ कि 130-35 के आसपास आता है तो अग्रेशन वापस स्टार्ट होगा। लेकिन अभी चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि बेस्ट बाय 125 तक मिल सकता है। अगर मिलता है तो होल्ड करिए लंबे समय का मतलब है इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद पॉलिसीज के बाद इस स्टॉक को हम शायद 180 रुपए वापस देखेंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि पहले तो बने रहिए। दूसरा, अगर खरीदना है तो कहाँ खरीदना है, पहले जल्दबाजी मत करिए खरीदने की। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप यहां पर वेट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहां पर मैं निकल जाऊं और वापस 130 के आसपास आएगा तो ले लूं, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इसको ध्यान रखना मिस ना हो जाए, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट आ सकता है। दूसरा स्टॉक NHPC। देखिए, NHPC मैंने पहले भी रिकमेंड किया कि अगर 88 रुपए आया तो मैं बाय रिकमेंडेशन देना शुरू करूंगा। कहां तक दूंगा? 82 रुपए तक। कहां पे रुकूंगा? रुकने का जो साइन है वो रुकने का साइन है कि अब मुझे 110-120 का टारगेट पे पहले नहीं रुकना है। और रही बात डाउन साइड रिस्क की, एक ऐसा स्टॉक मार्केट में ये एक ऐसा स्टॉक अवेलेबल है जो कि डाउन साइड के रिस्क को एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है। तो चॉइस आपकी है। अगर आप जॉबिंग के पर्पज से लेवल देख रहे हैं तो 95-96 के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 92 आए फिर पकड़ लीजिए। अगर आप इतनी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो जम के बैठे रहिए। 110-120 के आसपास के लेवल्स आएंगे, और जब वो टूट के निकलेंगे तो बहुत तेजी से अग्रेशन होगा, तब तक कोई रिस्क नहीं। चलिए, तो ये राय दोनों पे निकल करके आती हुई अनुज वर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर एंड रवि सर जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं क्या अभी जिस भी शेयर में 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करें? विपुल जी प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया सर कि अगर 10-20% भी मिल रहा हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर 50% तक मुनाफा मिल रहा है तो अभी क्या होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और इसके माध्यम से मैं कहूंगा कि आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूं। देखिए, जिन स्टॉक्स में आपका 10% का प्रॉफिट है, फिर से सुन लीजिए, क्लियरली सुनिए, पेन पेपर नोट कर लीजिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन भूल जाएंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। जिन स्टॉक में 10% का प्रॉफिट है और आपका एक्सपोजर पूरे स्टॉक मार्केट में यानी कि 5% है, उनमें 50% मुनाफा बुक कर लीजिए। फिर से मैं कैलकुलेशन बताऊं, जिन स्टॉक में 10% का प्रॉफिट आ रहा है और आपका एक्सपोजर यहां पर 5% है, 5% से अगर कम है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन 5% है तो 50% यहां पर स्टॉक में मुनाफा बुक कर लीजिए। अब 50% अगर इसी नंबर पे 50% आते हैं तो आपके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर 50% कोई स्टॉक अप है और उसका एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियो में 5% से ऊपर है तो उसमें 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यानी कि 100 स्टॉक है तो 70 काट दीजिए, 30 ही पड़ा रहने दीजिए। अब अगर यही चीज मैं और आगे बढ़ाता हूं और ये कहता हूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक का वेटेज, मैं 5% बोल रहा हूं, अगर उससे ज्यादा है तो आपको जो करना है वो आपको पता है, इसीलिए कम में आ रहा हूं। अब अगर मान लीजिए किसी में आपको 100% का प्रॉफिट आ रहा है और आपका वेटेज 5% से के पास है तो 99% मैं यही कहूंगा कि आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत लंबे समय के लिए भी लिया हुआ है तो वेट कर लीजिए।
5-10% का करेक्शन मिलेगा तो ले लेंगे। तो ये सिचुएशन, ये फॉर्मूला आप सिंपल यूज कर लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 5% का वेटेज किसी भी स्टॉक में है तो आपको 50% के आसपास आपको मुनाफा बुक करना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, रॉकेट साइंस में मत जाइए। कोई कह देगा कि मेरा 10% का है, 25% का है, 30% का स्टेक है, तो भी तब तो क्लियरली काटना ही काटना है, आपको 70% काट देना है सौदा। ये सिचुएशन बना कर रखिए। चलिए इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 950 के आसपास दर्शक हमें इस समय खाली यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, और हमारे ऐप पर, हमारे बाकी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को जो है वो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच सके, और लोग शेयर बाज़ार में अपने जोखिम को इस गिरावट के माहौल में प्रोटेक्ट कर सकें और बेहतर रिटर्न पा सकें। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़ी संख्या में इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जरा अगली दर्शक हमारी हैं वंशिका चेटवानी जी। करीं नमस्ते सर। नमस्कार मैम। करीं मेरे पास नाल्को के शेयर हैं, 181 शेयर, 138 रुपये के भाव पर। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें या सेल करके किसी और को बाय कर लें? 5-6 महीने से लेकर के साल भर का व्यू है। आज तो अच्छी रैली है मैम नाल्को के अंदर, और अभी हम इसको बजिंग में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका सवाल ले लेते हैं। नाल्को पे आज खबर ये है सर, ये जो एलएमई ने रोक लगा दी है रशिया के मेटल प्रोडक्ट को लेकर के, और उसके बाद से आज हम देख रहे हैं नाल्को में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 2.25% के आसपास ऊपर इस समय नाल्को का शेयर 183 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 138 पे लिया हुआ है। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में ये यहाँ इनको मुनाफा मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो मेटल शेयरों में चमक लौटी है, क्या ये अभी और बढ़ती हुई दिखाई देगी? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको, या फिर मुनाफा बुक करने की सलाह देंगे? देखिए विपुल जी, आपने दोनों आंसर दे दिए हैं। पहले बात है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, यानी कि अब ये 178 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप इसमें 70% तक मुनाफा बुक कर लीजिए, लेकिन 30% मुनाफा बुक मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक में ऐसा नहीं कि पूरा स्टॉक काट दिया अच्छा हो तो भी। और अब आते हैं कि आपको ऊपर कहाँ जाना है। अरे चलने दीजिए, अभी तो ये न्यूज आनी शुरू हुई है, पचते पचते 220 रुपए के लक्ष्य आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, और ये भी जल्दी से आप लोग व्हाट्सअप करिए। इसी व्हाट्सअप कह रहा हूँ मैं, आप लोग यूट्यूब के जो आप लोग टाइप कर रहे हैं उसमें ये भी डालिए कि इसकी बाय की रिकमेंडेशन कब दी थी। समझ लीजिए ये सवाल आपके लिए, क्योंकि चुन चुन के स्टॉक हो या फिर आपके इसकी चर्चा हो, इस स्टॉक की रिकमेंडेशन बहुत बेहतरीन जगह पे दी है विपुल जी। मुझे लगता है लोगों को आंसर करने देते हैं, आज मैं आंसर नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है, दर्शकों के विवेक के ऊपर है, और देखते हैं उनकी याददाश्त कितनी मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी को नमस्कार। नमस्कार जी, जय महाकाल। जय महाकाल। आनंद जी कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ। शिमला हिमाचल प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं, और जब भी वहाँ जाना होता है तो बिल्कुल एकदम प्राकृतिक सौंदर्य देख करके जो है दिल खुश हो जाता है। तो आनंद जी सब आनंद में चल रहा है? जी सर, एक्चुअली कुछ समय पहले मैंने टाटा स्टील परचेज किया था, बट मैंने अपसाइड पे कर लिया था एक्चुअली ना। अच्छा। तो ये 440 शेयर्स की मेरी परचेज है 167.35 के भाव पे। अच्छा, 167 के भाव पे अभी आप होल्ड कर सकते हैं इसे? इसे सर मैं 4 से 8 महीना होल्ड कर सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ, जैसे भी आप रिकमेंड करेंगे। चलिए 5-6 महीने आप होल्ड कर सकते हैं। अभी आपको 5-6 रुपए का नुकसान हो रहा है। 167 के आसपास आपने लिए हुए हैं, और अभी 161 का भाव देखने को मिल रहा है। मेटल पैक में अच्छी मजबूती है। टाटा स्टील नीचे है, क्योंकि खासतौर से जो एल्यूमिनियम है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है कीमतों के अंदर। सर हालांकि इसमें भी अच्छी रैली रही है, पिछले एक महीने में 13-14% के आसपास रिकवर हुआ है टाटा स्टील का शेयर। अभी क्या करना चाहिए? 4-5-6 रुपए के नुकसान पे है, थोड़ा ऊपर ले लिया इन्होंने। सर आपकी क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, ऊपर या नीचे का भाव तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने एंट्री करी, ये बहुत बढ़िया बात है। स्टॉक बहुत अच्छा है, आपने सही जगह लिया है, ऐसा नहीं कि आपने गलत लिया है। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आप 5-6 महीने वेट कर सकते हैं, और 6 महीने अगर वेट करते हैं तो मुझे लगता है 185 के लेवल पे हम चर्चा करेंगे।
बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर थोड़ा पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए और आपको 152 और 155 के लेवल मिल जाते हैं तो एवरेज करना मत भूलिएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर लीजिए और कहीं और मत देखिएगा कि कोई नए शेयर में जाएं, इसी में रहिए। मुझे लगता है अच्छा मुनाफा भी देगा और आप अच्छे प्रॉफिट में भी निकलेंगे और अच्छे से आपका पोर्टफोलियो भी चमकेगा। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अरुण कुमार जी का प्रश्न है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी एंड रवि जी। विपुल जी आपका न्यू हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं। चलिए आपने 2-3 सवाल भेजे हैं सर, लेकिन मैं अभी एक पे ही चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में नाराज़गी जाहिर करते हैं। बीईएल पे डिस्कशन कर लेते हैं, रक्षा क्षेत्र से पे जुड़ी हुई कंपनी पे अब आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा नहीं की है। 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 200 रुपये की खरीद है। आपकी तरफ से भी सर यहाँ पर पहले जो है रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं और काफ़ी लोगों ने अच्छे रिटर्न भी बीईएल में कमाए हैं। आज 1.25% के आसपास की मजबूती है, 236, 237 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। इन्होंने 200 के आसपास लिए हुए हैं, तो इनको भी 35-36 रुपये पर शेयर का मुनाफा यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर इन्हें मुनाफा बुक करना चाहिए? 245 और 255 के लक्ष्य इजिली दिखाई दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि परचेज प्राइस आपका इतना अच्छी जगह पे निकल चुका है कि अब उसमें कुछ गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन अगर आपको रिस्क दिखाई देता है तो 225 के नीचे ही रिस्क दिखाई देगा, तो मुझे लगता है मुनाफा बढ़ने दीजिए। 255 के आसपास आता है तो विपुल जी को वापस से तंग करिएगा और तब देखिएगा कि विपुल जी के अगर हेयर स्टाइल में कुछ चेंजेस होंगे तभी कुछ स्टॉक को चेंज करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। जी चलिए, इस बीच 1000 से ज़्यादा 1015 लोग जो है हमें इस समय खाली यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस काफ़ी तेज़ी के साथ संख्या बल को बढ़ाते रहेंगे ताकि मनी 9 के कंटेंट का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा गया है राजू मैती जी की तरफ से। राजू मैती जी कह रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 144 रुपये की इनकी खरीद है, आगे क्या करें? आज हालांकि रियल्टी शेयरों की अच्छी खासी पिटाई हुई है, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि रियल्टी शेयरों में काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर? इंडिया बुल्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं हाउसिंग फाइनेंस के और जानना ये चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए करंट लेवल के ऊपर, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे विपुल जी। जी ये कब जगे क्यों इन्होंने आई बुल के प्रमोटर बन रहे हैं? क्योंकि इस स्टॉक में तो कोई दम है नहीं, ना तो फंडामेंटल इसके अच्छे हैं ना टेक्निकल अच्छा है। और दूसरा, कुछ दिन पहले ही मैंने साफ साफ रिकमेंड किया है कि अब आपका समय पूरा हो चुका है। आप रियल्टी काउंटर से जितने स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है टाटा बाय बाय कर लीजिए। टाटा बाय बाय क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सोशल मीडिया में कई लोग टाटा बाय बाय वाला याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर रियल्टी काउंटर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आई बुल हाउसिंग फिलहाल मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इससे एग्जिट कर जाइए, बहुत ज्यादा कुछ दम नहीं दिखाई देता। इसकी जगह पे 2 स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं जो लोग रियल्टी काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़े रहना चाहते हैं। एक है आईआरबी इंफ्रा और दूसरा है जीएमआर इंफ्रा। इन दोनों पे शिफ्ट हो जाइए, बाकी जल्दी निकल जाइए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से आपको जो है वो और लॉस बढ़ता हुआ नजर आएगा। और रियल्टी काउंटर में आप प्रॉफिट बुक करने का समय हो गया, नोट कर लीजिए, हाईलाइट पे डाल लीजिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई जो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए हैं उन पे आप नज़र बनाकर रखिए। चलिए इस बीच सिराज साहब से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं। सिराज साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सर। सिराज जी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ हमको थोड़ी सी कम आ रही है आपकी आवाज़ जी। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बिहार मध्य से बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल है सर आपका? सर साउथ इंडियन बैंक है जो हम 28 से 35% परचेज करते हैं और कितनी गिरावट इसमें आई है? 28 रुपये 35 पैसे पे आपने साउथ इंडियन बैंक ले रखे हैं। हाँ हाँ, कितने समय होल्ड कर सकते हैं सर? 3-4 महीने। 3-4 महीने। अभी जो राइट इशू आया था उसमें अप्लाई किया था क्या आपने? नहीं सर। नहीं किया था, कोई बात नहीं। चलिए, ये शेयर में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, तब तक राइट इशू की खबर आ गई। अब जिन लोगों ने राइट इशू में अप्लाई नहीं किया उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात ये हो गई कि उधर पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा एक तो सेंटिमेंट भी थोड़ा सा बदला है और दूसरा उनकी लागत जो है थोड़ी सी अब राइट इशू के बाद से शेयर में जो है हम थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर इनको?
अभी 27.90 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज पीएसयू बैंकों में थोड़ा दबाव है, 1.5% नीचे, साउथ इंडियन बैंक भी। आपकी सलाह सर? देखिए, राइट इशू में अप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी कुछ चेंजेस नहीं आए और ये स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 24, 25, 26, 27, 28, 30 कुछ भी खरीद लीजिए। अगर आपका व्यू यहाँ पर 6 से 8 महीने मिनिमम और लॉन्ग टर्म का अगर आपका 1 से 2 साल का है तो हम जल्दी चर्चा डबल पे करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है रिस्क आपका है नहीं। स्टॉक एक सस्ता सा, बहुत आप पेनी स्टॉक ढूंढते हैं, ऐसा पेनी स्टॉक्स खरीदिए जो प्राइस से पेनी हो लेकिन फंडामेंटल से दमदार हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। एवरेज करना है, 25 रुपए मैंने बताया उन लेवल्स पर आता है। आप थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिए। चलिए, ये सलाह निकल करके आती हुई नीतू त्यागी जी कह रही हैं बीएल के शेयर के बारे में बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बात की है नीतू जी, और उम्मीद करते हैं जब आप कार्यक्रम को दोबारा देखेंगी तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुषार रस्तोगी जी आईएफएल फाइनेंस के ऊपर सवाल कर रहे हैं। सर, 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं आईएफएल फाइनेंस के और इनकी खरीद का भाव है 350 रुपये। अभी ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो 430 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो और इनकी खरीद का भाव 350 है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। यहाँ पर इनको अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले इस गिरते बाजार में भी शेयर 2% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? पिछले एक महीने में करीब 16-17% की रैली देखने को मिली है इस शेयर के अंदर, इनको क्या करना चाहिए सर? सर, आप लकी हैं, आपको मौका मिल रहा है। 600 रुपए के पास चल रहा था, चेंजेस काफी आए, वापस बॉटम आउट हुआ, स्टॉक 430 चल रहा है। बुक कर लीजिए, एक बार को यहाँ पर निकल जाइए, मुनाफा वसूल कर लीजिए। मुनाफा वसूली कर लीजिए सर, अच्छा खासा मुनाफा आपका बन रहा है, तो मुनाफा आपका बना रहे, यही हम चाहते हैं। इस बीच जो है एक दर्शक हमारे साथ प्रतीक अग्रवाल जी हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। और इनका प्रश्न है यहाँ पर, कह रहे हैं कि राम राम विपुल जी, राम राम आपको भी। कह रहे हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने लिया हुआ है 435 पे, फ्यूचर के टारगेट के लिए ज़रा हमको बता दीजिए। कह रहे हैं ये 3 से 4 महीने का नज़रिया इनका यहाँ पर है। अभी अगर हम देखें तो जना का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 441 रुपये का। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए ये शेयर कामकाज कर रहा है। 435 पे सर इन्होंने ख़रीदा हुआ था और 441 का भाव है, तो 5-6 रुपये इन्हें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब भविष्य का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं क्या होना चाहिए। पिछले 5 दिन में 5-6% करेक्ट हो चुका है शेयर, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखिए, फिलहाल तो फाइनेंस के जितने भी शेयर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक कर और थोड़ा सा सही समय पर यहाँ पर निवेश करिए, क्योंकि अभी के हिसाब से यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स नहीं हैं जिनमें कि आप मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय के लिए यहाँ पर निवेश कर पाए। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। हाँ, अगर अच्छे स्टॉक्स खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा समय दे दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 वीक तक देखते हैं, नहीं तो फिर वापस एक बार क्वेश्चन पूछिएगा, फिर यहाँ पर चेंज करेंगे। जी चलिए, इस बीच मिराज हुसैन साहब की टिप्पणी आई है। हुसैन साहब कह रहे हैं, सर माय नेम इज मिराज हुसैन, मैं कानपुर से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, कानपुर जो है अक्सर मेरा जाना आना होता है, बहुत अच्छी जगह है। कह रहे हैं आपका चैनल हम लोगों के लिए एक अल्लाह की तरफ से दी हुई रहमत के समान है। अल्लाह आप दोनों शेयरों को सलामत रखे, हम छोटे इन्वेस्टर के मसीहा हो आप। सर, आपने तो इतना भावुक कर दिया, इतनी अच्छी टिप्पणी आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम, इस भरोसे के लिए। उम्मीद करते हैं कि कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। एक हमारे दर्शक हैं डोगो के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और एक डॉगी की फ़ोटो भी लगा रखी है इन्होंने। नाम भी लिख लिया कीजिए सर, तो आसानी होती। कह रहे हैं इरेडा के ऊपर इनका प्रश्न है, 167 पे इन्होंने लिए हुए, 180 शेयर हैं इनके पास। कह रहे हैं कि एग्जिट कर लें क्या ये 200 तक जाएगा, ये इनका प्रश्न है सर। 200 के लक्ष्य के लिए ये अभी निवेश किया हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? इरेडा में काफ़ी वोलेटाइल काउंटर रहा है, आज 4-4.5% नीचे है, या तो ऊपर रहता है या नीचे रहता है, और दोनों ही स्थितियों में ऐसा नहीं रहता है कि आधे % की ऊंचाई या गिरावट हो, सीधे 4-5% का मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन एक दिखा सकता है और 140-145 के भाव तक आ सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस स्टॉक को 145 के रिस्क से होल्ड करके रखिए। रही बात, देखिए आपने चूंकि जिस लेवल पे खरीदा है, 200 तक के लक्ष्य तो नहीं, लेकिन 180 आपने दोबारा देखा वहीं से गिरा है, तो मुझे लगता है 180 आता है तो रिव्यू करिएगा। ठीक, 180 आता है तब रिव्यू कीजिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। रियाजत अली साहब का सवाल आया है, कह रहे हैं हेलो मनी 9,
मेरे पास 20 शेयर हैं, त्रिवेणी टरबाइन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 541 रुपये 90 पैसे के भाव पर। एक और कंपनी पे सवाल पूछा है, पर अली साहब माफ़ी चाहेंगे, बाकी दर्शकों के भी सवाल फटाफट ले लेते हैं वरना लोग फिर नाराज़गी जाहिर करते हैं। 541 542 के ऊपर इन्होंने लिया हुआ है सर, अभी क्या करना चाहिए? त्रिवेणी टरबाइन अगर अभी हम देखें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1% नीचे है, 540 के आसपास से शेयर चल रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ खबरें भी आई थी, उसके चलते मोमेंटम बना था यहाँ पर, और पिछले एक महीने में 14-15% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में करीब 47% का रिटर्न। आपकी सलाह क्या रहेगी सर त्रिवेणी टरबाइन को लेकर के? देखिए, त्रिवेणी टरबाइन इस समय अभी थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जिट करने की राय दूंगा। और अगर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं तो 520 के स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, इस समय जो टरबाइन का मूव है वो इनके अगेंस्ट चल रहा है, तो फिर एक बार को यहाँ पर एग्जिट की राय होगी। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो पुल बैक में अगर आता है 560 के आसपास आता है तो भी यहाँ पर एग्जिट की राय होगी। नहीं तो आप अगर एग्जिट अभी करते हैं तो चुन चुन के स्टॉक का वेट कर लीजिए। 3 स्टॉक्स देने वाला हूं जो कि आपके लॉस को रिकवर कराएंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए तो कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए, वहाँ पे आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और वितु राय जी का प्रश्न आया है टाटा मोटर्स को लेकर के। टाटा मोटर्स को लेकर के ये कह रहे हैं 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 324 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या जैसे गिरावट है उसमें क्या अभी निकल जाना बेहतर रहेगा या फिर रुकना चाहिए? आज मेरा प्लीज़ सवाल ले लीजिए। सवाल आपका सर, ऐसा मत बोलिए वितु राय जी, आपका प्रश्न अक्सर कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसी शेयर पर अश्विन बरूडे जी का सवाल भी है सर। इन्होंने जो है 249 के रेट पे लिया हुआ है, इनकी खरीद की रेट थोड़ी कम है और इनके पास 32 शेयर हैं, और ये कह रही हैं अश्विनी जी कि मैं इसमें 1 लाख रुपए भी और निवेश भी करना चाहती हूँ, तो मुझे प्रॉफिट बुक करूँ या फिर मैं ऐड कर लूँ, ये जानना चाहती हूँ। टाटा पावर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टाटा के स्टॉक्स में वैसे कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन जब चाल आएगी तो अभी लंबी आएगी। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ही कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए। जहां तक लेवल्स को बता दूं, जब तक टाटा मोटर 900 के ऊपर है तब तक अच्छा अग्रेशन है, और 1250 तक के लक्ष्य जा सकते हैं। छोटे मोटे मूव यहाँ पर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लेवल से घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। चलिए तो आपको वेट करना चाहिए, ये सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई। और नेशनल एयर कुरियर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका नाम है शाहवाज। ठीक है, नमस्कार विपुल जी, माय नेम इज शाहवाज। नमस्कार आपको भी सर। इनके पास पीएफसी के शेयर इन्होंने शाहवाज साहब ने ले रखे हैं, 35 शेयर इनके पास हैं पीएफसी के, और 372 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। माफ़ कीजिएगा। और कह रहे हैं भविष्य का लक्ष्य यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 से 3 साल का इनका नज़रिया है। सर नज़रिया तो ठीक है, लेकिन आपने किस भाव पर लिए? अच्छा, लिखा हुआ 372, ठीक है। पीएफसी के अगर हम शेयर पे भी नज़र डालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छे रिटर्न यहाँ पर भी आते हुए दिखाई दिए थे सर, लेकिन उसके बाद से जो पीएसयू शेयरों की बिकवाली हुई उसमें भी यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। आज 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में 56-57% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पूरे साल की बात करें तो करीब करीब 200% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। ये भी अच्छे प्रॉफिट में है, 372 की खरीद है इनकी, और नज़रिया अभी 2-3 साल का है। बिल्कुल रखना चाहिए, मल्टी बैगर स्टॉक है, कुछ करेक्शन आता है तो ऐड कर लीजिए। 350 के नीचे स्टॉक जाने वाला नहीं है। आपके बाइंग प्राइस से अभी तो काफी ऊपर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। ये छोटे मोटे मूव को देख करके घबराएं। एवरेज करना है, कुछ और उठाना है तो बिल्कुल 380 के पास भी आप यहाँ पर थोड़ा सा और उठा सकते हैं, जो अभी 395 चल रहा है। स्टार्टिंग आप 390 से ही खरीदने की कर सकते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। 3 साल के नजरिए पे 750 से 800 के लेवल यहाँ पर दिखाई देंगे, तो मल्टी बैगर तो होगा ही होगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके यहाँ पर आ रही है। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मेरे पास जी बढ़िया हूँ सर। चलिए। मैं आपका बस डेली का वो व्यूअर हूँ बस। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम देखते हैं डेली। कैसे लग रहे हैं वैसे मणिनारायण के कार्यक्रम आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, थैंक यू। और जी।
वो वीवर है, सॉरी, एक वाक्य IPO वाला भी देखते हैं हम। अच्छा अच्छा बॉस, थैंक यू सर। इसी कार्यक्रम का हिस्सा वो भी है। आज हालांकि वो सेगमेंट हम नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है वोडाफोन के FPO को खुलने में। तो हम कल जो है कल से चर्चा उस पर शुरू करेंगे। हालांकि हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा जो है फ्राइडे को की हुई है, और अगर किसी को समझना हो तो वो जा करके देख भी सकता है वोडाफोन आइडिया पे कि जो FPO पे क्या राय एक्सपर्ट्स की निकल करके आ रही है। आज क्या सवाल है सर आपका? जी, टाटा पावर लिया है मैंने 404 पे 70 शेयर। टाटा पावर पे अभी तो चर्चा हुई, चलिए ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सर टाटा पावर पे अगर अपना व्यू आप इनको बता दें एक बार फिर से। हालांकि मुझे लगता है कि शायद इन्होंने सुना होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार बहुत संक्षेप में रिपीट कर दें सर। देखिए, टाटा पावर में भी एक मोमेंटम यहाँ पर अच्छा ही रहेगा और अपसाइड टारगेट 550 का है। 420 415 के लक्ष्य अगर मिलते हैं तो दोबारा बाय करके चलें, मुझे लगता है होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। और प्रज्वल जी का सवाल है, प्रज्वल जी का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। 60 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 271 के भाव पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर इनके पास हैं। जानना चाह रहे हैं कि अभी भविष्य इसका क्या दिखाई दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो अभी देख रहे हैं हम 263 264 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनको 6-7-8 रुपये के आसपास का नुकसान। बीच में काफ़ी विवादों में रहा था सर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी कुछ निकल करके आई थी, कुछ एक एक्शन भी लिए गए थे बैंक के खिलाफ। अभी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 3-4% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर अवश्य देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल आपकी बैंक पर राय क्या है? विपुल जी, आप धीरे से लास्ट में आपने ऐसा वर्ड ऐड कर दिया कि पूरे बैंक का व्यू देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा का देता हूं। देखिए, इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बेस्ट बाय लेवल बनते हैं 245, 255, 260। ये 3 लेवल नोट कर लीजिए। तीनों लेवल पे अपने ऑर्डर्स को डालकर रखिए। अपसाइड टारगेट 350 रुपए के लेवल्स आपको दिखाई देंगे आने वाले एक साल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अपसाइड जाने के लिए बहुत कुछ है, नीचे जाने के लिए बहुत कम है। तो इन लेवल्स पर आप लंबे समय की पोजीशन बना रहे हैं तो बिल्कुल पकड़ कर रखिए, क्योंकि दूसरा अगर देखा जाए तो SBI के बाद जो अग्रेसिव बैंक दिखाई दे रहा है अपने साइज के हिसाब से वो यही। चलिए, इस बीच 11:15 के आसपास दर्शक हमें जो है वो इस समय यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस समय सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे ऐप पर और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी दर्शकों का कि लगातार आप लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। लियो जी कह रहे हैं इरकॉन को भूल ही गए सर आज आप। चलिए हम पूछ लेते हैं इरकॉन के बारे में। लेकिन हाँ, यही लोग जब हम थंब लगाते हैं, टाइटल जाता है, तो शाम को 8 बजे कहते हैं आप एक ही तरह के शेयरों को डिस्कशन में ला रहे हैं। आप लोगों के इतने सवाल आते हैं PSUs को लेकर के, पावर क्षेत्र को लेकर के, रेलवेज़ को लेकर के, तो हम डिस्कस क्या करेंगे? हम भी वही डिस्कस करेंगे जो आप हमसे पूछेंगे। चलिए, इरकॉन पे सर आपका व्यू जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि आज उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, तो एक टिप्पणी दे दीजिए सर अपनी आप। 200 के जितना पास मिल जाए उतनी खरीदारी कर लीजिए। 195 का स्टॉप लॉस डालिए। टारगेट 280 रुपए का है। आने वाले 8 महीने का टारगेट यही है। बीच में थोड़ी बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। चाहे जो भी सिचुएशन अभी दिखाई दे, लेकिन ये स्टॉक्स दमदार स्टॉक है जो कि चलता हुआ नजर आएगा। चलता हुआ नजर आएगा। तो ये फिलहाल राय इरकॉन पे नजर पे आती हुई। और सुनील बिष्ट जी कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल जी एंड रवि जी। नमस्कार आपको भी सर। कह रहे हैं मैं मुंबई से आपका शो रेगुलर देखता हूं। मुझे रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में 2 कंपनीज बता दीजिए लंबी अवधि के निवेश के लिए। अभी भी सर इसको लेकर के एक जो फैसिनेशन है लोगों के अंदर वो बना हुआ है, रेलवे को लेकर के, PSUs को लेकर के, बैंकों को लेकर के। क्या उत्तर देंगे आप सुनील बिष्ट जैसे तमाम हमारे दर्शकों का जो ये जानना चाहते हैं कि भाई इतनी रैली आ चुकी है, सही शेयर चुने कैसे, और ख़ासतौर से उनमें जहां पर कि लगातार वो खबरें पढ़ रहे हों? देखिए, मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा न्यूज मत पढ़िए, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मत देखिए। जितनी ज्यादा ढोल बजती है, उस शोर जितना ज्यादा होता है, तमाशे में उतना कम मजा आता है। और इस समय न्यूज का कुछ ऐसा ही हाल है। मेरी बात मानिए, यहाँ पर स्टॉक्स जो आपको बाय करने उसके लिए मैंने ऑप्शन दे दिया। बैंकिंग काउंटर से बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, IOB, मैंने पूरी लिस्ट आपकी जारी करी है। इनफैक्ट चुन चुन के स्टॉक्स में भी उन स्टॉक्स की चर्चा बहुत करी है। प्लीज जाकर एक बार
यूट्यूब पे या ऐप पे मनी9 के आप उन स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे जिसमें कि आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स हैं। दूसरा, रेलवे के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मैं रेलवे के स्टॉक्स एक बार रिपीट वापस कर देता हूं क्योंकि लिस्ट लंबी है और अच्छे स्टॉक्स की यहाँ पर एकोमुलेशन करने की जरूरत है। पहला, राइट्स में घबराने की जरूरत नहीं है। आज जरूर यहाँ पर 4% गिरा है, लेकिन जैसे ही 630 के 40 के पास आएगा अट्रैक्शन आ जाएगा। इरकॉन अभी मैंने बताया 200 के जितना पास मिले लीजिए। आरबीएनएल जितना 240 और 235 के बीच मिलता है लीजिए। आईआरएफसी जितना 126 से 136 के बीच में मिलता है लीजिए। टेक्स इंफ्रा यहाँ पर 97 के पास चल रहा है, जितना 95 के पास मिलता है लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। JWL इसको अगर देख रहे हैं तो 350 के पास। तो रेलवे के सारे ही काउंटर लगभग रिकमेंडेशन पे हैं जिनको कि आप अग्रेसिव तरीके से बाय कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बार बार आप लोग जो कहते हैं कि हम एक ही टाइप के स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, सवाल आपके ही हैं जिनके जवाब बार बार जो है वो मैं वही देता हूं कि जब कहां पर क्या करना चाहिए उस बात को जरा ध्यान दें। और अब आ जाते हैं, आपको ये भी मैं बता देता हूं कि किन स्टॉक्स की मैं चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि उन स्टॉक्स में आप जब भी मैं चर्चा करूंगा आप फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे फिर आप दोष देंगे कि हमको तो आपने बाय का रिकमेंडेशन दिया था, मार्केट सब रिवर्ट कर गया लेकिन हम इससे बच नहीं पाए। तो उन स्टॉक्स की चर्चा में अगर मैं जाता हूं तो मुझे लिस्ट लंबी दिखाई देती है, लेकिन विपुल जी हमें समय नहीं देते हैं और इसी वजह से कहीं ना नहीं कहीं नहीं, से आप थोड़ा सा। बोलिए सर, आप बोलिए जी सर। देखिए, अभी हमने बात करी थी कि आपको प्रॉपर्टी काउंटर से दूर रहना है। प्रॉपर्टी काउंटर में सबसे बड़ा जो बोला था वो था आईबुल, जिससे कि आपको दूरी बनाकर रखनी है। यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज और इन सबसे थोड़ी सी आपको दूरी बनाकर रखनी है। और आज का जो मोमेंटम है इसमें कुछ स्टॉक्स जो आप लोग पेनी स्टॉक समझ के आप लोग परचेज कर लेते हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, बहुत से लोग आज फोकस कर रहे होंगे यहाँ पर। एक आपने सद्भाव देखा होगा, 32 रुपए का शेयर है, पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पे है, मत बाय करिएगा। SPSRC यहाँ पर ये भी पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पे, मत बाय करिएगा। MEP 9 रुपए का शेयर चल रहा है, ये जल्दी 3 रुपए रह जाएगा, मत बाय करिएगा, दूर रहिएगा। मैं आज ये चर्चा नहीं कर रहा क्या खरीदना है, बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप देखते हैं ना कि इन तरीके के स्टॉक्स को बाय करना है, उन स्टॉक से यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। एक इलेक्ट्रा ग्रीन है जिससे बड़ी चर्चा होती है, मुझे लगता है अभी 1752 के पास चल रहा है, मत बाय करिएगा। इसमें भी करेक्शन यहाँ पर अभी बड़ा दिखाई दे सकता है। और चीनी शुगर में स्टॉक्स में बात करें तो बजाज हिंद थोड़ा सा 28 रुपए तक दिखा सकता है, लंबा करेक्शन तो नहीं है। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो करेक्शन है, जो स्टॉक्स अच्छे नहीं है जिनकी चर्चा आजकल वापस आपने देखी होगी अग्रेशन में दिखाई देती है, वो है IT काउंटर। कितना भी रिजल्ट अपना पॉजिटिव दे लें, कुछ भी कर लें, कल मैं आपको बताऊं कि मैं 2 दिन पहले अभी TCS के रिजल्ट देखा, और आपको अगर याद हो तो मैं पिछले 6 महीने से मैंने कोई IT काउंटर कभी बाय नहीं दिया है, खास तौर से कैप्टन्स को तो बिल्कुल बाय नहीं दिया। और कल मैं जब सोशल मीडिया थोड़ा सा देख रहा था तो क्या रिजल्ट है, डबल रिजल्ट है, बढ़ा देंगे स्टॉक। आज देखिए गिरा हुआ है ना 1.5%, वेट करिए मार्केट अच्छी हो या बुरी हो, ये अभी 1.5% से अभी 5% 10% गिर जाएगा। IT स्टॉक्स मत बाय करिएगा। ये जो कट है, प्लीज इसी कट को आप लोग और शेयर कर लीजिए जिससे लोग बच सकें कि क्या नहीं करना। तो इन शेयरों से बनानी है आपको दूरी, ये फिलहाल राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। एक आध सवाल और लेते हैं, फिर बजरिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं फटाफट जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। दुष्यंत पाठक जी कह रहे हैं कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। तो इस तरह की भी टिप्पणी लोगों को मोटिवेट करने के लिए लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि भाव अब मिलेंगे, लेकिन यह है उसके लिए आपको बाज़ार में बने रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एकलव्य जी का सवाल ले लेते हैं। और चलिए एकलव्य जी का सवाल, हार्डविन के नाम से कंपनी है सर, कह रहे हैं कि मैं नियमित रूप से मैं CEO हूँ और बिग फैन हूँ रवि जी का, और उनसे एक दिन मिलने के मेरी प्रयास रहेगा। और उन्होंने कहा हार्डविन के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 35 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, और मैं हमेशा वेट करता हूँ मंडे के सेशन का। वो आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए उनकी। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर हार्डविन पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 33 रुपये के आसपास, इन्होंने ख़रीदा है 35 रुपये के आसपास। अभी इनके लिए जानना ये चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए।
आज करीब 1.5-2% नीचे है। पिछले एक महीने में 1.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है हार्डविन इंडिया ने, और पूरे साल में 2% का नेगेटिव रिटर्न। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप रवि जी के इतने बड़े प्रशंसक हैं और उनको डेली सुनते हैं, मंडे को सुनते हैं, तो फिर आप पूरे साल भर में एक ऐसे शेयर में दांव लगा करके बैठे हुए हैं जहां आपको नुकसान हो रहा है, जबकि इसी कार्यक्रम के चुन चुन के सेगमेंट में बहुत सारे शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफ़ी शानदार मूव दिया है, 40-40, 50-50, 60-60% तक के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए। रवि सर, आपका कमेंट। देखिए, मुझे लगता है विपुल जी आपने बहुत अच्छे से बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। हाँ, इस स्टॉक के रेट के पास अभी हमने एक स्टॉक की चर्चा करी थी जो उससे सस्ता मिल रहा है, वो है साउथ इंडियन बैंक। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। और एक बात और सर, जो आप धीरे से देख रहे हो, इसकी लिक्विडिटी में भी थोड़ा सा इश्यू रहता है। कई बार ऐसा होगा कि आप स्टॉक निकालने जाएंगे तो मुझे लगता है कि उतने स्टॉक्स निकल नहीं पाएंगे। हाँ, जो सेंटिमेंट यहां पर खराब हो सकता है, अगर 30 के नीचे गया तो ये स्टॉक 22 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो ये थोड़े हालात हैं, लेकिन अगर 30 के नीचे नहीं है तो आप चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों धीरे धीरे करके आपके रेट के ऊपर निकल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, रास्ता बदल लीजिएगा। ये नहीं कहूंगा कि आज ही के दिन सारा कुछ कर डालिए। जब तक 30 खड़ा है तब तक इस स्टॉक में जान है। 30 टूटने के बाद जान पूरी तरह से निकलती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि आप इस लेवल का ध्यान रखें और बेटर होगा कि अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज टू अपडेट अभी उतना नहीं है, जिस वजह से लास्ट क्वार्टर में इतना इम्पैक्ट आया और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। चलिए, तो जो सलाह आपको दी गई है उस पर आप अमल कीजिए और उम्मीद करते हैं कि अभी चुन चुन के में भी कुछ शेयर रिकमेंड किए जाएंगे, उस पर भी आप फोकस करिए। अच्छे शेयरों में निवेशित रहिए जहां लिक्विडिटी हो आसानी से, कम जब आप बेचना चाहें तो आसानी से आप निकल सकें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का। बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और क्या उसमें निर्णय लेना है, वो शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, ये निर्णय लेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। एक एक करके कंपनी लेकर के आते हैं और काफ़ी जो है खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। पहले एस्टर डीएम हेल्थकेयर की बात कर लेते हैं। एस्टर डीएम हेल्थकेयर पर खबर आज ये पर आई है कि कंपनी के बोर्ड ने 118 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल तक जो व्यक्ति कंपनी के शेयर धारक बने रहेंगे उनको ये जो है डिविडेंड का लाभ मिलेगा। ये रिकॉर्ड डेट तय की गई है, वो है 23 अप्रैल। अगर अगले एक महीने के अंदर डिविडेंड का वितरण जो है वो शुरू हो जाएगा। ये फिलहाल राय यहाँ पर, ये फिलहाल खबर यहाँ पर निकल करके आई है। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में जो कंपनी का जीसीसी हॉस्पिटल कारोबार था वहाँ से एग्जिट लिया था और उससे जो है कंपनी को एक बड़ी रकम मिली है, जो बड़ी रकम मिली है, और उसके चलते ही कंपनी ने ये डिविडेंड देने का ऐलान किया है अपने शेयरधारकों को। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब ये खबर हमने लिखी थी, और अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी सकारात्मक रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब 7.5% ऊपर एस्टर डीएम हेल्थकेयर का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ। सर, कैसे देख रहे हैं सर? काफ़ी शानदार मूव, इस गिरते बाजार में भी 7.5% ऊपर है। एक महीने में 21% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या होल्ड करना चाहिए? फ्रेश बाइंग के लिए कोई जगह बची है कि नहीं बची है? आपकी राय सर, एस्टर डीएम हेल्थकेयर। देखिए, अब तो मलाई तो निकल गई है, फ्रेश बाय की सिचुएशन तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और इस समय 8% के लगभग अप साइड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 535 के लक्ष्य यहाँ पर दिखा सकता है, तो सेल करने की भी गलती ना करें। मुझे लगता है अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें और एक बार 535 और 540 ये दो लक्ष्य का ध्यान रखते हुए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम काफी अग्रेसिव है। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है एस्टर डीएम हेल्थकेयर के ऊपर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है आईएसएमटी। आईएसएमटी पे खबर यहाँ पर ये निकल कर आई, कंपनी को ओएनजीसी से ऑर्डर मिला है, और एक नहीं बल्कि दो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को ओएनजीसी की तरफ से, और इसकी जो वैल्यू है वो है 343.72 करोड़ रुपए की। करना क्या होगा कंपनी को? ये जो ऑर्डर मिला है वो केसिंग पाइप की सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है,
और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये जो ऑर्डर पूरा करना होगा कंपनी को 13 फरवरी 2025 तक ये ऑर्डर जो है वो पूरा करने की समय अवधि रखी गई है। और इस नए ऑर्डर के मिलने से कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 6% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। अभी की बात करें तो अभी भी मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है और ये इस समय ये शेयर करीब 6.25% ऊपर है। 102 रुपये 25 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। करीब 23-23% का रिटर्न ISMT लिमिटेड ने दिया है सिर्फ महज एक महीने में। पिछले 6 महीने में 36-37% का रिटर्न। रिकवरी मोड में है सर, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट पर इसे और खबरों के लिहाज से? देखिए, खबर तो आपने बहुत सही जगह पे बनाई है और खबर का इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक समय वेस्ट ना करें, स्टॉक को यहाँ पर करंट लेवल पर बाय कर लें 102 रुपए पे। क्यों? क्योंकि ये 120 और 125 के लक्ष्य अब दिखाए गए, यानी 20% का अपवर्ड मूव है। तो 5-6% की रैली का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात स्टॉप लॉस की, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस मैं दूंगा यहाँ पर। क्यों दूंगा? क्योंकि आपने 6% की रैली देख ली, 5% बढ़ा है, तो आज का 5% का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 96-95 रुपीज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समय लेकिन दीजिए इस स्टॉक को, ये जल्दी 120 के आसपास के सफर को तय करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे अभी लगता है कि बहुत अच्छी जगह पे आपने न्यूज और टेक्निकल का दोनों का जो मर्जर है वो करवाया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर लोगों को फायदा मिल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए बाय, टारगेट 120। चलिए, ISMT में खरीदारी की सलाह निकल के आई हुई है। जो आपको स्टॉप लॉस बताया गया उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। बाजार में काफ़ी वोल्टिलिटी है, लक्ष्य को ही आप लोग कई बार ध्यान में रखते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ये गलत बात है। दोनों पे ही ध्यान दीजिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर निकल के आई है। सेनको गोल्ड पर भी जब हम हमारे एक दर्शक आए थे RBZ ज्वेलर्स को लेकर के, तब मैंने बताया था कि सेनको गोल्ड में चौथी तिमाही के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी की आय में जो है वो 39% का इजाफा देखने को मिला है चौथी तिमाही में। और वही पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भी कंपनी की आय में जो है वो करीब 28% के आसपास का की बढ़त देखने को मिली है। सोने की लगातार जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है उसमें जो है काफ़ी अच्छा इजाफा रहा है। 13% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हीरे के अंदर वॉल्यूम में FY24 के पूरे साल की बात करें तो वो 19% का इजाफा देखने को मिला है। तो चाहे वो गोल्ड हो या फिर डायमंड हो, दोनों में ही वॉल्यूम अच्छे रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ भी करीब 19% रही है। तो ये हर लिहाज से कंपनी के जो नंबर्स रहे हैं Q4 के और पूरे FY24 के, दोनों ही काफ़ी आकर्षक रहे हैं। और FY24 में कंपनी ने करीब 23 नए स्टोर जोड़े हैं। और जब ये कंपनी से पूछा गया कि इतने महंगे सोने के बावजूद, उन्होंने कहा कि सोना भले ही महंगा हो रहा है लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन पर इसका हिट पहुंचा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लोगों का भरोसा अभी बरकरार है और लोग वहां से खरीदारी कर रहे हैं। इसी अच्छे Q4 नंबर्स के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी शानदार मूव जो है वो सेनको गोल्ड में सुबह से ही बना हुआ था। अभी भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर मजबूती जो है इस समय देखने को मिल रही है और जो भाव देखने को मिल रहा है वो 945 रुपये का है। 18% ऊपर करीब सर 945 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। आप क्या सलाह देंगे इस समय सेनको गोल्ड के ऊपर? देखिए विपुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर मोमेंटम काफी जबरदस्त है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मोमेंटम थोड़ा और बढ़ेगा। जो आप 900 के पास के आसपास के लक्ष्य देख रहे हैं उनमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद अब 1050 तक का एक बार को लक्ष्य दिखा सकता है। हाँ, 18% अगर बढ़ जाता है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर आ जाता है और थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम का भी एक कमी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप बने हुए हैं ऑलरेडी तो बिल्कुल टारगेट लगाकर रखें। 1050 से 1070 के आसपास के टारगेट यहाँ पर इस बार देखने को मिल सकते हैं। चलिए 1050 से 1070 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई दी, यहाँ पर कंपनी को ONGC से ऑर्डर मिला था और अब जरा ONGC की बात कर लेते हैं। ONGC पे आपको बता दें जेफरीज ने की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की गई है। क्यों की गई है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। FY24 से 26 में कंपनी के मुनाफे में अच्छी बढ़त की उम्मीद जेफरीज की तरफ से जताई गई है। उनका कहना ये है कि आगे जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। मजबूत जो कैश फ्लो है वो कंपनी के कर्ज को कम करने में मदद मिलेगा, जिससे कंपनी की और ज़्यादा आय बढ़ेगी। कंपनी का जो ब्याज पे खर्च होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। बाय रेटिंग के साथ कंपनी पर लक्ष्य जो है अब वो बढ़ा करके कर दिया गया है 390 रुपये। रेटिंग और लक्ष्य बढ़ने से कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की बढ़त शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, जो कि अब रह गई है
6% से ज़्यादा की मजबूती। 390 का लक्ष्य है, 282 का लेवल है। सर, कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं ओएनजीसी जैसी कंपनियों को होता है। अभी क्या करना चाहिए सर? 282 का लेवल देखने को मिल रहा है, 390 का टारगेट, आपकी राय सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपने क्लियरली इस कंपनी को अगर देखें तो कई बार अपवर्ड मोमेंटम में देखा है हमने, और इस समय भी अगर देखा जाए तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और यहाँ से भी अभी 12 से 15% का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। थोड़ा धीरे धीरे चलती है कंपनी, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए काफी अच्छी है, तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। नए पोजीशन बनानी है तो भी आप थोड़ा एकुमुलेशन कर सकते हैं, यानी कि मार्केट की कंडीशन देखते हुए अगर यहाँ पर 20-30% की एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगली कंपनी निकाल करके आते हैं, जरा इसकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज में आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, और कुछ दिन पहले भी खबर आई थी, आज भी खबर निकल करके आई है। आज खबर निकल के आई है कि कंपनी को के ऊपर मॉर्गन स्टैनले ने जो है कंपनी पर लक्ष्य और रेटिंग को में बढ़ोतरी यहाँ करती हुई दिखाई दी है। अगले 10 साल में मॉर्गन स्टैनले का मानना ये है कि कंपनी के बैटरी कारोबार में हिस्सा जो है, जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईवीज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी कंपनी को बैटरी निर्माण में मिलता हुआ दिखाई देगा। हाल ही में आपको बता दें कि हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स के साथ कंपनी ने ईवी के लिए करार किया है और वो उनकी रणनीतिक साझेदार बनी है। यहाँ पर जो लक्ष्य तय किया गया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से शेयर के ऊपर, वो बाय रेटिंग दी गई है, और यहाँ पर जो लक्ष्य है उसे बढ़ा करके 485 रुपये कर दिया गया है। 485 रुपये कर दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में शेयर ने डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 118% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें खासतौर से पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार मूव रहा है, 35% से ज़्यादा की तेजी। तो ये खबर जब आई थी किया वाली, उसके बाद ही ये मोमेंटम बनना शुरू हुआ था। सर, काफ़ी शानदार मूव एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऊपर के लक्ष्य भी निकल के आ रहे हैं, आज मजबूती भी अच्छी देखने को मिल रही है। क्या करें एक्साइड में? देखिए, एक साइड की एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक 450 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से सफर थोड़ा आगे निकल चुका है। तो इस समय फ्रेश एंट्री के हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। जब ये 3 से 4 दिन तक कंसोलिडेट कर जाता है, यानी कि प्राइसेस में बहुत बड़ा कोई मूव नहीं आता है, आधे % के आसपास प्राइस ऊपर नीचे करके खड़े रहे, तो आपको एंट्री यहां पर बनती है, या फिर 400 के आसपास एंट्री कर सकते हो। और अगर करंट लेवल पे देख रहे हैं तो 15 से 20% से ज्यादा एंट्री ना करें, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अब टारगेट कितना है? 450 का टारगेट दिखाई देता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 380 और 390 के स्टॉप लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, और अच्छा खासा यहाँ पर फंडामेंटल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो 450 के लक्ष्य के लिए वेट करना चाहिए। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि इतनी तेज़ गिरावट में भी आज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर कई सवाल भी आए थे, तो हमने चर्चा भी की थी। वो है मेटल। मेटल में आज देख रहे हैं काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है, और आपको बता दें कि नाल्को और हिंडाल्को दोनों ही शेयरों में आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव। एलएमई ने रूस के मेटल उत्पादों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, और इसी खबर के चलते हम देख रहे हैं कि आज जो है अमेरिका, ब्रिटेन में जो रूस के धातु उत्पादों का आयात नहीं किया जाएगा, ना ही रशिया इन दो देशों में एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसी के चलते हमने एल्युमिनियम की कीमतों में इजाफा देखा था। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो है ये प्रतिबंध आपको बता दें कि लगाया गया है एलएमई की तरफ से, और बैन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्युमिनियम की कीमतों में 9% की बढ़त देखने को मिली। वहीं अगर निकल की कीमतों में अगर की बात करें तो 8% का इजाफा देखने को मिला है, ये जो बैन लगाया गया है उसके बाद। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को और नाल्को के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और इसी बैन के बाद जेपी मॉर्गन की तरफ से भी री रेटिंग की गई है हिंडाल्को की, और इस पर लक्ष्य बढ़ा करके हिंडाल्को पर 665 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। सोमवार को आपको बता दें, यानी आज हिंडाल्को में हम शुरुआती कारोबारी सत्र में देख रहे थे 4% के आसपास, नाल्को में 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओवरऑल उसको आप मेटल क्षेत्र के लिए कैसे देख रहे हैं? और ये जो हालिया प्रतिबंध है एलएमई को लेकर के, एलएमई की तरफ से जो लगाया गया है रूस के उत्पादों को लेकर के, अभी और कितनी तेज़ी आपको लग रहा है कि यहाँ पर एल्युमिनियम में या फिर निकल में देखने को मिल सकती है, और उसका क्या इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, प्राइसेस तो अभी बढ़ेंगे,
हिंडाल्को 680, नेशनल एल्युमिनियम 220 रुपए, और जेएसडब्ल्यू स्टील, इसकी भी बात कर लेते हैं, जिंदल स्टील, क्योंकि ये भी इसी से इम्पैक्टेड रहेंगे और इनको भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलेगा और इनके शेयरों में यहाँ से 10 से 12% के लक्ष्य तेजी देखने को मिल सकती है। तो पोजीशन जिनकी भी इन स्टॉक्स में है उनको यहाँ पर थोड़ा कैरी ट्रेड करना चाहिए, लंबा ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा बन सकता है। दूसरी तरफ आपने इस फंडामेंटल न्यूज के इम्पैक्ट की बात की, देखिए इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसका इम्पैक्ट जो है वो भारत को बेनिफिट मिलेगा और भारत की इन कंपनियों में ये अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपको इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा समय ज्यादा देना चाहिए। आने वाले 3 से 4 महीने और क्रूशियल होंगे और अग्रेशन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। सर क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं इस तरीके के कि खबरें हैं तो क्या खरीदारी कर सकते हैं? फ्रेश एंट्री के लिए नेशनल एल्युमिनियम अगर आप देख रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया कि 180 के आसपास अगर मिलता है, यानी 183 चल रहा है, कर लीजिए, लेकिन एंट्री 70% ही करिए, 30% मत करिएगा। हिंडाल्को 617 रुपए चल रहा है, 600 के पास मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टॉप लॉस 570 का, टारगेट 680 का। जहां तक जिंदल स्टील की बात करें, 900 रुपए चल रहा है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 1150 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा साइड इम्पैक्ट है वो आपको टाटा स्टील और सेल और एसजेवीएन पे भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उनके लेवल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, जिनमें कि आप बेस्ट लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, तो आप फॉलो करें और इन स्टॉक्स को कंटिन्यू अपने लिए एवरेज ऑन करते रहें। मुझे ऐसा लगता है लंबे समय में अच्छे प्रॉफिट देंगे। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई मेटल पैक को लेकर के, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए जरा फटाफट कुछ एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद से एक और खास रिपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं। विवेक मित्तल हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि क्या रणनीति इस समय बैंकिंग शेयरों को लेकर के होनी चाहिए, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जरा विकास जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, रवि जी, मैं मनी 9 के एपिसोड डेली लाइव देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं मिस हुआ तो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखता हूँ। मेरा सवाल का जवाब रवि सर से प्लीज़ दिला दीजिए। बिल्कुल दिला देते हैं सर। पीटीसी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 200 और इनकी खरीद का भाव है 199। मुझे लगता है पावर का यही कंपनी बाकी रह गई थी। हर बार आपसे सर सारी पावर कंपनियां डिस्कस करवा लेते हैं लोग। पीटीसी के ऊपर राय जानना चाह रहे हैं। 2.25% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। 199 पे लिया हुआ है सर, अभी क्या करना चाहिए? क्या होल्ड करें? अभी 203-4 रुपये मिल रहे हैं। आपका ऑडियो चला गया सर, अनम्यूट कर दीजिए। मैंने कहा ये बताइए, आपकी साजिश तो नहीं कि चुन चुन के स्टॉक को आप लीक कर रहे हो? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बात तो मुझे खुद जानकारी नहीं होती है। हमारी प्रोड्यूसर साहब भाई आपसे बातचीत करती हो, वो मुझे बताते भी नहीं है, तो मतलब मुझे जानकारी नहीं है। तो अगर इस पर अभी डिस्कशन करना हो तो हम इस पर थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपके लिए सलाह यही रहेगी विकास जी, थोड़ा सा 2 मिनट और इतना धैर्य रखा है आपने, 5-7 मिनट और धैर्य रख लीजिए, तो भी आपको जो है इस पर और डिटेल में चर्चा जो है वो आती हुई मिल जाएगी। इस बीच बिथिन बोस जी का सवाल है। कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को नमस्कार। IEX के 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 141 रुपये 25 पैसे के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी क्या करूं, क्या और ऐड कर लूं? ऐड करना बनता है क्या सर? क्योंकि जिस तरह की खबरें यहाँ पर रही हैं, काफ़ी निराश किया इस शेयर ने, खासतौर से जब न्यू एक्सचेंजेस की बात आने लगी कि मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद से हमने देखा काफ़ी बुरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो क्या एवरेज की सलाह रहेगी आपकी? देखिए मुझे ऐसा लगता है आपने विपुल जी एकदम सटीक आंसर दे दिया। पिछले जब से मैं मनी 9 का प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक स्टॉक अगर मैंने किसी को बोला है कि निकल जाइए तो वो रहा है IEX, और दूसरा एक स्टॉक जो रहा है वो रहा है बायोकॉन। मैं क्यों बायोकॉन की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक भी जो आपने बोला ना, उसमें पूरे आपके जो एक एक वर्ड है उसको फॉलो करता है। जब खरीदिए गिर जाएगा, जब बेचिए बढ़ जाएगा, तड़पाता रहता है लेकिन प्रॉफिट नहीं देता। अब IEX की बात करें, देखिए कुछ दम खम बचा नहीं है। बहुत से हजारों स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चाएं होती हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। आप 141 पे लिया, 148 चल रहा है, विदा कर दीजिए, क्या फायदा? ज्यादा दिन रखेंगे तो फिर आपको धोखा दे जाएगा। एक बार को एग्जिट कर लीजिए। कुछ खास फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता, मोमेंटम भी नहीं है, और जब भी खरीदेंगे मैंने बताया तभी गिरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट में है, लकी है, निकल जाइए।
जी चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इस बीच सिद्धार्थ पांडा जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को नमस्कार, आपके सुपर शो का रेगुलर व्यूअर हूँ। क्या हर महीने एसआईपी करके गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में करंट लेवल में इन्वेस्ट किया जा सकता है? नज़रिया 10 से 12 महीने का होगा हर महीने एसआईपी। हालांकि इनका सवाल सर शेयर पे नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी निगाहें चौतरफा चलती रहती हैं, तो जानना ये चाहेंगे कि जितना तेज़ी हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर आ चुकी है, उसके बाद से क्या हर महीने एसआईपी गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में करनी चाहिए, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा करेक्शन आ जाए, उसके बाद से एसआईपी शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। देखिए, जिन रेट पर अभी गोल्ड खड़ा हुआ है, इसमें कोई, मैं ये कहूंगा कि डाउन के संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये कि इन लेवल्स पर ज्यादा दिन खड़ा नहीं रहेगा, और करेक्शन अगर आया तो 8% तक के करेक्शन दिखाई दे सकते हैं। तो मैं एसआईपी करने की राय आपको अभी नहीं दूंगा। हो सकता है आपको बहुत से लोग दे रहे हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सोचकर यहाँ पर अभी निवेश करें, क्योंकि इस समय अभी रेट इतने हाई है कि यहाँ पर एसआईपी करेंगे तो टॉप ही एसआईपी बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-4 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो एसआईपी में गोल्ड में रेट में थोड़ा करेक्शन आएगा, तो आपको वहां पर मौका मिल सकता है। तो फिलहाल गोल्ड पे बाय करने से यहाँ पर आप थोड़ा बचिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से गिरने वाला है, लेकिन इन लेवल्स पर खरीद के 1 साल 6 महीने 2 साल रखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो वेट करिए, थोड़ा करेक्शन आ जाए, अच्छे लेवल्स आ जाए तो लेंगे। ठीक, चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई और अब आगे बढ़ते हैं, और जो है हर बार की तरह हर रोज़ की तरह हमारे साथ एक शानदार रिसर्च लेकर के, बड़ा ही समय लेकर के और तमाम ब्रोकर्स के राय लेकर के विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ख़ास तौर से हम अलग अलग सेक्टर्स को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। उम्मीदें इसलिए बढ़ी हैं, भले ही आजकल में इधर शेयर हम थोड़े टूटते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो Q4 के नंबर्स हमने देखे हैं, जो बिजनेस के आंकड़े देखे कुछ एक बैंकों के, खासतौर से PSU बैंकों के, वो काफ़ी उत्साह दिखा रहे थे। तो क्या वाकई में रिजल्ट वैसे रहेंगे, या फिर वहाँ पे कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या कुछ कह रहे हैं तमाम ब्रोकर्स, और क्या कुछ आपकी रिसर्च कह रही है? शुक्रिया विपुल जी, और नमस्कार रवि जी। अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर के नतीजों से जितनी एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था Q3 के बाद, कि माना जा रहा था कि उनके जो मार्जिन्स होंगे वो गिरते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। Q4 के नतीजे बेहतर ही देखने के लिए मिलेंगे, तो ये एक अच्छी खबर। 20 अप्रैल से बैंकिंग सेक्टर के नतीजों का आगाज़ होगा। HDFC बैंक के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे, और HDFC बैंक के नतीजों पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों ही डबल डिजिट में ज़्यादातर बैंक्स की दिख रही है, जो अभी तक डेटा आए हैं, और उससे एक साफ तौर पर दिख रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे ही रहने वाले हैं। NPAs भी स्थिर रहने की अनुमान है। स्लिपेजेस भी PSU बैंक्स के कुछ कम हो सकते हैं, हालांकि प्राइवेट बैंक्स के स्थिर रहेंगे, और साथ ही NIMs जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न थी मार्केट में, वो भी स्थिर ही रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर। साथ ही अगर देखें अब इंडिविजुअली बैंक्स के परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि किस तरह का देखने के लिए मिलेगा। HDFC बैंक चूंकि सबसे पहले नतीजे उसी के हैं, और दिग्गज बैंक है, तो यहाँ पर देखें 25% की ग्रोथ करीब NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने के लिए मिलेगी। वहीं YOY बेसिस पर प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 30% की देखने के लिए मिलेगी। Q-on-Q बेसिस पर थोड़ा सा स्टेबल रह सकता है ऑन नेगेटिव साइड, लेकिन SBI जो देश का दिग्गज बैंक है, वहां पर ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड देखने के लिए मिलेगी। ICICI बैंक अच्छे नतीजे इसी महीने के अंत तक आते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद की कर रही है स्ट्रीट की 17% की ग्रोथ दिखाएगा अपने मुनाफे में, और 9% की ग्रोथ दिखाएगा NII में। साथ ही एक्सिस बैंक मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के भी रिजल्ट्स मिक्स रहेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे थोड़े से मिक्स रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छे नतीजे प्राइवेट बैंक्स में देखने के लिए मिलेंगे, तो वो RBL बैंक के होंगे। करीब 24% की ग्रोथ YOY बेसिस पर कंपनी के मुनाफे में देखने के लिए मिलेगी। वहीं Q-on-Q बेसिस पर 44% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और सबसे अच्छे नतीजे PSU बैंक्स में PNB के देखने के लिए मिलेंगे। करीब 146% तक की ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में देखने के लिए मिल सकती है ऑन YOY बेसिस, और करीब 28.5% की ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पर मुनाफे में देखने के लिए मिल सकती है। कैनरा बैंक के नतीजे पॉजिटिव साइड पर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। 17.5% के आसपास की ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में देखने के लिए मिलेगी। वहीं बंधन बैंक, जिसको लेकर काफी खबरें हैं, ये भी अपने नतीजे ठीक ही पेश करेगा, खराब नहीं नतीजे होंगे, तो ये एक अच्छी खबर। करीब 7.5% की ग्रोथ कंपनी के NII में, और 5.5% की ग्रोथ YOY बेसिस पर कंपनी के मुनाफे में, और 16% की ग्रोथ Q-on-Q पर।
मोतीलाल की राय, इन सभी बैंक्स में जिनके नतीजे अच्छे या थोड़े म्यूटेड आने हैं, उनमें अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक, चूंकि प्राइवेट बैंक है, चला नहीं है शेयर, तो इस पर अच्छी रिपोर्ट है उनकी, बाय की रिकमेंडेशन है, 1950 रुपए के टारगेट। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, जिसके नतीजे इसी मंथ के एंड पर आएंगे, अच्छे नतीजों की उम्मीद, 1250 रुपए का टारगेट। बंधन बैंक, हालांकि यहां पर काफी कुछ रिपोर्ट्स रही हैं, खबरें रही, एमडी सीईओ का इस्तीफा रहा, लेकिन 225 के टारगेट के साथ अभी न्यूट्रल रेटिंग ही है। पीएनबी, जहां पर सबसे अच्छे नतीजे आएंगे, ये हमने इसीलिए इस शेयर को शामिल किया, नतीजे अच्छे हैं लेकिन रिपोर्ट न्यूट्रल है और टारगेट भी नीचे का 120 का। ठीक, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को लेकर के सकारात्मक रुख है, यहाँ पर सकारात्मक रुख आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के है, ये पसंद आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल को। न्यूट्रल है बंधन बैंक को लेकर के, न्यूट्रल हैं यहाँ पर कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएनबी को लेकर के एक न्यूट्रल व्यू निकल के आ रहा है। लेकिन नतीजे सबसे पहले जो है, सबसे अच्छे जो है वो निजी क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, प्राइवेट पब्लिक क्षेत्र की कंपनियों में वो पीएनबी के देखने को मिल सकते हैं। और आरबीएल बैंक निजी क्षेत्र की ऐसा बैंक है जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे रह सकते हैं। अब रवि जी कितने सहमत हैं इनकी बातों से मोतीलाल ओसवाल जी की, वो जरा पूछ लेते हैं। रवि सर, आपने देखा कि क्या कुछ अनुमान जताए जा रहे हैं नतीजों को लेकर के, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, खासतौर से तब जब हमने कंपनी के जो डिपॉजिट और तमाम आंकड़े Q4 के हमने देखे जो कंपनी के कारोबार से जुड़े हुए, वो काफ़ी उत्साहजनक देखने को मिले बैंकों के। जी बिल्कुल, देखिए विपुल जी, जब विवेक जी आते हैं तो मैं थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी चर्चा करेंगे जिसके लिए थोड़ी मेहनत लगने वाली है। और जिस हिसाब से अभी इन्होंने रिजल्ट की समरी बनाई है, अगर आप थोड़ा सा पीछे अपने प्रोग्राम्स को हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें देखेंगे तो मैंने बैंकिंग काउंटर को हमेशा बाय पर रखा है। और जिन स्टॉक्स की चर्चा कर रही है, जो टारगेट आज आप इस पे देख रहे हैं, वो टारगेट्स की चर्चा हमने पहले भी करी है। कुछ एक बैंक को अवॉइड करने के अलावा बाकी सारे बैंक बाय पे टॉप पे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेहतर रिजल्ट, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और खास तौर से जो नेट इंटरेस्ट ग्रोथ है वो देखें तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अग्रेशन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। और अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर के बिना आगे स्टॉक मार्केट की रैली नहीं देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल बेसिस पे हमने कई चर्चा करी है, तो मुझे लगता है कि एक समरी में अगर जाते हैं तो बैंकिंग काउंटर काफी पॉजिटिव है और आपको अपनी पोजीशंस यहां पर कंटिन्यू रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, तो बैंकिंग शेयरों में अगर आप निवेशित हैं तो पैनिक मत करें, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। और बाकी अभी चुन चुन के सेगमेंट में हम ये भी पूछ लेंगे कि वहाँ पर कौन से शेयर, कौन से सेक्टर, कौन सी थीम पसंद आ रही है यहाँ पर रवि जी को। और बैंकों में ही अगर चुनना हो तो क्या कोई बैंक ऐसा है जो उनको बहुत पसंद आ रहा हो या उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही हो। तो विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी रिपोर्ट लेकर के आने के लिए, बताने के लिए कि बैंकों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लोगों की पोजीशन हर पोर्टफोलियो में शामिल होता है बैंक, तो मतलब ये निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये समझ पाना कि आखिर में बैंकों को लेकर के क्या सोच रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज, और क्या कुछ रिपोर्ट कर रही है और क्या एक्सपर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा रुक कर लेते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट चुन चुन के का। बड़ी संख्या में सर लोग जानना चाह रहे हैं क्या खरीदें इस समय। हालांकि बाजार में जब दबाव होता है तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि लोग डरते हैं, लेकिन अब आजकल वैसा डर दिखाई नहीं देता है लोगों के अंदर। क्या सलाह रहेगी और इस गिरते बाजार में अभी क्या, कौन सी थीम, कौन सा सेक्टर आपने चुना है, कैसे देख रहे हैं सर आप, क्या कुछ सवाल रहेगा आपका? देखिए विपुल जी, जो डर गया वो समझ जाइए आगे कि क्या हुआ, क्योंकि इस समय मार्केट में, ऐसे मार्केट में डरने की जरूरत नहीं, स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। और पैसा कमाना इतना आसान होता तो सभी कमा रहे होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही चैनल पर सही राय देख रहे हैं तो आप जरूर प्रॉफिटेबिलिटी कमाएंगे, और उसी के लिए चुन चुन के स्टॉक यहाँ पर महारत देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दमखम है, ऐसे मार्केट में बहुत से आपको रिकमेंडेशंस मिल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको 3 स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ। पहले भी रिकमेंड किए हैं, लेकिन गिरते मार्केट में भी यहाँ पर भरोसे के साथ खड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। पहला स्टॉक पीटीसी की आपने चर्चा करी थी। पीटीसी अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन आज मैंने पर्टिकुलर इसलिए रिकमेंड किया कि लोग डरे नहीं, काटे नहीं सौदों को, बने रहें और दौड़ देखिए।
गैप में खुला था, 200 के ऊपर निकला, चल रहा है, 235 का लक्ष्य है, 190 के नीचे जाने वाला नहीं है। दूसरा स्टॉक एनएमडीसी, देखिए जब तक हम ये बात कर रहे हैं स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर रखा है और चल रहा है, 265 तक जा सकता है, 230 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहां पर बने रहना है, खरीदारी करनी है तो भी खरीदारी भी कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक है ऑयल से, जिसमें कि गेल में हमने पीछे भी मोमेंटम देखा है और फिर मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो 190 के स्टॉप लॉस से 225 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आज चुन चुन के स्टॉक में मैंने ये 3 स्टॉक्स लिए हैं। रही बात आपने जो बैंकिंग काउंटर की बात की थी, जरूर अगले मंडे में मैं बैंकिंग काउंटर को फोकस रखूंगा, इसलिए आज ही बता रहा हूं कि अगले इस एपिसोड में बैंकिंग काउंटर में कौन सा स्टॉक कहां पर खरीदना है उसकी चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन आज आपका मार्केट जो अभी चल रहा है उसमें ये स्टॉक्स फोकस करिए, पोर्टफोलियो में ऐड करिए और पोर्टफोलियो को चमकाइए। चलिए, तो इनको आप ऐड कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को चमकाइए। और ये देखिए जरा एक एक करके पहले पीटी से भी बातचीत कर लेते हैं। 200 के आसपास खरीदने की सलाह दी जा रही है ऊपर की तरफ, 235 रुपए के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये तो हो गई पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की बात, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। अगला सेक्टर जो पसंद आ रहा है वो है जो आज चल रहा है मेटल, एनएमडीसी के ऊपर खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 240 के आसपास खरीदिए, 230 का एक स्टॉप लॉस, 265 25 रुपये ऊपर का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपको बता दें कि लक्ष्य के अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो अवश्य जो है ध्यान रखिए आप स्टॉप लॉस का। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा मूव है तो उस थीम को भी पकड़ा गया है आज इस गिरते हुए बाजार में। 202 के आसपास खरीदने की सलाह दी जा रही है, 190 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 225 के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। तो ये थीम वही है जो बाज़ार में इस समय चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको आपको जो है ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर अपना जो है निवेश कर सकते हैं। ये राय फिलहाल रवि जी की तरफ से निकल करके आती हुई। रवि सर, समय तो कम पड़ जाता है हर बार आप जब आते हैं और अभी भी सवालों की झड़ी लगी हुई है लगातार, लेकिन आपकी भी अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं दिन भर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी कार्यक्रम हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन 1000 से ऊपर दर्शक लाइव जो है वो बने हुए हैं हमारे साथ, ताकि वो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? एक पहली बात है, जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की है हमारी कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनके सवाल नहीं लिए गए हैं, छूट गए हैं, उनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर Money9 की ऐप में मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर विपुल जी की टीम ने उस ऐप के लिंक को यहाँ पर अगर शेयर कर देंगे तो लोग मुझसे डायरेक्ट वो सवाल पूछ सकते हैं और वहां पर आपको वो आंसर मिल जाता है। तो इसमें Money9 की टीम और हमारी टीम दोनों मिलकर आपके सवालों का समाधान लेकर हम लोग आ रहे हैं और कंटिन्यू हम उस पर बहुत से सवाल आते हैं, सबको कोशिश कर रहे हैं रिप्लाई करने की। तो आप यहां मायूस मत होइए, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ऐप के थ्रू वहां पर आप ऐप में जाएंगे, मुझे लगता है विपुल जी ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन बता पाएंगे, वहां पर भी आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो ये आप लोग सभी लोगों के लिए है कि अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हैं और कई बार नहीं हो पाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं, तो जो रवि जी ने कहा, हमारे Money9 के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जा करके आस्क द एक्सपर्ट करके एक कैटेगरी बनाई गई है। वहाँ पर अपने मनपसंद के, वो रवि जी हों, संतोष जी हों, अरुण जी हों, जिस भी एक्सपर्ट से आप पूछना चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट करें, वॉइस मैसेज के ज़रिए या फिर टेक्स्ट टाइप करके अपना सवाल आप भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम थोड़ा सा वेट करके सारे सवालों की झड़ी जो है वो रवि जी को पहुंचा देती है। रवि जी अपने उत्तर देते हैं और हम फिर उसको अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आपको सीधे जो है जो राय रवि जी की है वो आप तक पहुँचती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल Money9 के ऐप की विशेषता है। अभी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें।